हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जिन भी भाई बहनों ने रेलवे में फॉर्म डाला है, रेलवे की चाहे कोई भी वैकेंसी हो, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, अदरवाइज एक्स वाई जेड कोई भी रेलवे की वैकेंसी में अगर आपने फॉर्म डाला है तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि सभी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रेलवे के जो आए हुए क्वेश्चन हैं, पेपर हैं, आप देख लेना क्वेश्चन पेपरों को। और उन क्वेश्चन पेपरों में सबसे ज़्यादा आपको साइंस का सबसे बड़ा महत्व है। थोड़ी साइंस उसमें टफ साइंस आती है और साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा भी आते हैं रेलवे में। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ ये रेलवे के लिए ही, हालांकि ये मेरी क्लास आप साइंस की क्लास है दोस्तों, चाहे आप स्टेट का एग्ज़ाम हो या केंद्र का हो, कहीं का भी हो, अगर जिस एग्ज़ाम में साइंस, तो हर एक एग्ज़ाम में साइंस आती है, तो हमारी ये साइंस हर एक में काम आने वाली साइंस है। हालांकि हम एनटीपीसी के लिए और आरपीएफ के लिए ये बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने एनटीपीसी थंबनेल पे लगा दिया और आरपीएफ लगा दिया तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए क्लास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दोस्तों, साइंस में भी आज हम देखो, साइंस में 3 पढ़ने पड़ती हैं आपको, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको एक बार इंग्लिश में भी बता दे रहे हैं। तो ये बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बायोलॉजी को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा इसका पोर्शन बायोलॉजी का ही रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से अभी नए जुड़े हों, हालांकि बहुत से भाई बहनों का मुझे साथ मिला है, उनका प्यार मिला है और वो मेरा साथ दे रहे हैं। और अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हों तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर देखो, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक वीडियो डाल दी, कल नहीं डालेंगे, परसों डाल दी या बीच बीच में, नहीं। हम आपको सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ाएंगे, फिर फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, और एकदम कंटिन्यू क्लास चलेंगी और ये बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई इसका चार्ज नहीं है। आपको सिर्फ यूट्यूब खोल के मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर डली हुई मिलेंगी, आराम से वहाँ जाके पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो एनटीपीसी के फॉर्म पढ़ रहे हैं आप सभी लोग, एनटीपीसी के फॉर्म डालिएगा। आरपीएफ के पढ़ चुके हैं, तो बहुत सारी वैकेंसियाँ अभी निकल रही हैं, तो आप लोग फॉर्म डालिएगा उसमें और लगातार क्लास मुझसे क्लास लीजिएगा। हमारी मैथ की क्लास चल रही है, ठीक है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, साइंस स्टार्ट कर देंगे आज से, ठीक। और टीचिंग के लिए उधर साइकोलॉजी वगैरह ये सब ऑलरेडी पहले से चल रही है। तो दोस्तों आइएगा, अब बगैर कुछ देरी करते हुए आज हम थोड़ा आपको सिलेबस समझा देते हैं। आज पहला दिन है साइंस का, तो दोस्तों हम आपको सिलेबस बता दे रहे हैं जीव विज्ञान का, ठीक है, बायोलॉजी का। और इस जो जैसे ही देखो बायोलॉजी का पोर्शन बड़ा है दोस्तों, और ऐसा इस तरह से आप मान लो 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा बायोलॉजी का और 1 हिस्सा फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब आप समझ लो, 100 क्वेश्चनों में से 75 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। 75% की बात कर लो कि बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 25% में 12.5 फिजिक्स केमिस्ट्री कर दूँ आप, तो आप समझ सकते हैं कि बायोलॉजी का हर एक एग्ज़ाम में, खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में कितना महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, जिस किसी ने भी रेलवे का एग्ज़ाम दिया होगा तो वो लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों आइएगा, अब बगैर कुछ देरी करते हुए हम आपको सबसे पहले सिलेबस समझाते हैं और सिलेबस के बाद, और हाँ दोस्तों, आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा, चलो हम बाद में बताएंगे आपको क्या कमेंट करना है, फिर भी आप लोगों को अगर जो भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं कमेंट करने के लिए
आप लोग वो हम बाद में बताएंगे आपको क्या कमेंट करनी है, ठीक है, क्लास पूरी हो जाने के बाद। जब क्लास पूरी हो जाएगी तो हमें आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं एग्ज़ाम से संबंधित, कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। मेहनत बरकरार कर रखिएगा अपनी, देखो मेहनत को रोकिएगा मत। चलो ये सब बातें हम आपको बाद में बताएंगे। तो हम इसका जीव विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी का सिलेबस बताने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो सिलेबस में दोस्तों देखो, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पोषण तथा स्वास्थ्य। कौन सा? पोषण तथा स्वास्थ्य, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। और सेकंड टॉपिक दोस्तों रहेगा मेरा मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। और आप लोगों को दिख रहा है कि इस पर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक है जो मानव शरीर का टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, अब 3 नंबर पॉइंट पे आते हैं हम, सूक्ष्म जीवों की दुनिया। चौथा है हमारा टॉपिक वनस्पति विज्ञान। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 100% पूछे जाते हैं बॉटनी से। ठीक है, और फिर दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक दोस्तों, तो इन 5 टॉपिक पर पूरी बायोलॉजी टिकी हुई है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपने इन 5 टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लिया तो चाहे आप रेलवे का हो एग्ज़ाम, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, XYZ जिसमें साइंस आती हो, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे वो मेरे नोट्स से ही साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आइएगा शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। ठीक दोस्तों, टॉपिक हमारा फर्स्ट रहेगा यही वाला, पोषण तथा स्वास्थ्य। ये इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे और ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और कुछ दिन चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से सभी टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। अब हम आते हैं, टॉपिक हमारा फर्स्ट है पोषण तथा पाचन तंत्र। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। और आप लोग क्या करना, जैसे ये वीडियो है आप इसको रोक के आप लोग इसको अपने नोट्स बना लेना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है दोस्तों, और कोई ऐसा वैसा नोट्स नहीं है, बहुत ही अच्छी कोचिंग से हम भी पढ़े हैं और हमने अपना ये मेरा खुद का नोट्स है। तो अब हम बात करते हैं पोषण के बारे में। तो दोस्तों, पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, अब इसकी परिभाषा क्या है पोषण की? ठीक है दोस्तों, इसकी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है अथवा ग्रहण करता है, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव जो भोज्य पदार्थ है, जो खाने का पदार्थ है, वो ग्रहण करता है और इसका या उसका निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो उसे ही हम पोषण कहते हैं। अब आप लोग समझ लेना, अब ये पोषण हैं कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो दोस्तों, पोषण हमारे 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है पोषण? 2 प्रकार का। कौन कौन सा उसका प्रकार है, आइएगा देखते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा सुपोषण। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट है हमारा सुपोषण, हल्काई करेंगे, और सेकंड है परपोषण। ठीक है, इंग्लिश आपके सामने लिखी है। सुपोषण को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और परपोषण को हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये इसके लिए अगर कोई बाई चांस इंग्लिश मीडियम का हमारा कोई भाई या बहन है तो आप लोग इससे समझ लीजिएगा। परिभाषा तो दोस्तों हम पूरी इंग्लिश में नहीं लिखाएंगे, ये तो इंग्लिश में ही चलेगी, वो हिंदी में ही चलेगी। ठीक है दोस्तों, कुछ जो पॉइंट हैं जो समझने के लिए आप अगर हिंदी में नहीं समझ पा रहे तो हमने उसके लिए इंग्लिश यहाँ पर लिख के रखी है। अब दोस्तों, हम जो सुपोषण और परपोषण इसके बारे में ही हम आज पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सुपोषण, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा सुपोषण। तो सुपोषण के अंतर्गत क्या परिभाषा है हम उसको जानते हैं, और आप लोग भी किसके अंतर्गत आते हैं, सुपोषण या परपोषण के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो सुपोषण में क्या है दोस्तों इसकी परिभाषा, कुछ जीव जैसे सभी हरे पौधे एवं शैवाल
शैवाल को एलाइजी भी बोलते हैं। ठीक, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी जीव तथा यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वपोषण। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको समझ लेना। स्वपोषण का मतलब ये होता है, यानी कि बेजीव जीव, देखो ये पेड़ पौधे हैं दोस्तों, ये जीव ही हैं। ठीक है, जैसे नहीं कहते हैं कि 32 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता है, तो दोस्तों एक योनि पेड़ पौधों की भी है। ठीक है दोस्तों, जिसमें जन्म लेना पड़ता है, तो ये भी एक जीव है। ठीक है, तो कुछ जीव जैसे सभी हरे पौधे आ जाएंगे, और शैवाल तो आप अच्छे से जानते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। भाई पेड़ पौधे हैं, वो कहीं जाते तो हैं नहीं, बस खड़े रहते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको ये आवश्यकता नहीं पड़ती है कि चलो मुझे भूख लगी है तो मुझे आप खाना खिला दो। क्या कभी पेड़ पौधे ऐसा कहते हैं? नहीं, वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो इनको ही क्या कहेंगे? पेड़ पौधों को स्वपोषी। लेकिन ये जो प्रक्रिया हो रही है, भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया हो रही है दोस्तों, उसको कहेंगे स्वपोषण। ये क्रिया है वो स्वपोषण कहलाएगी, और जो पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी कहलाएंगे। ठीक, मुझे आशा है कि आप लोग इस परिभाषा को अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट पे, पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को, ठीक है दोस्तों, पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है और ग्लूकोज का निर्माण स्वयं हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस पॉइंट में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग देख लेना। देखो पौधे किसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं? तो क्लोरोफिल की सहायता से। किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। ये एक क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, और पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, पौधे जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो दोस्तों ग्लूकोज का निर्माण होता है और हमारी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन और आप नोट कर कीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो जल से प्राप्त होती है। कहाँ से? जल से। ये क्वेश्चन है ना, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो जल से प्राप्त होती है। अब ये हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। अब देखो ये है रिएक्शन किसका? प्रकाश संश्लेषण। किसका? प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है दोस्तों। तो आप लोग देख लेना ये रिएक्शन। तो रिएक्शन एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि 6CO2 ठीक प्लस 6H2O ठीक, और ये है जो CO2 है वो वायुमंडल से, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, और 6H2O ये मृदा से, और सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, और नीचे हरित लवक रहेगा। पेड़ पौधे हैं यही तो करेंगे ना। और फिर क्रिया होगी किसकी? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, और 6O2। ठीक है दोस्तों, तो ये H2 जल, जो मृदा है ना, मृदा से ही तो जल करेंगे ना, नीचे से लेंगे जड़ों के माध्यम से, और फिर मुक्त क्या होगी? ऑक्सीजन 6O2। तो एक बार में आपको हम समझा दे रहे हैं कि 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेंगे, और C6H12O6 यानी कि ये ग्लूकोज है, प्लस 6O2 मुक्त होगी क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, ज़मीन के अंदर से पानी लेंगे, और फिर उसके बाद सूर्य का प्रकाश आएगा, और प्रकाश के बाद फिर ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, और फिर ऑक्सीजन का निर्माण। बस ये रिएक्शन दोस्तों, ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है कई एग्ज़ामों में सीधा दोस्तों आपको, खासकर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे
तो ये रिएक्शन है वो सीधा सीधा वो पूछता है कि इसमें 4 रिएक्शनें दे देगा और पूछेगा कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वाला रिएक्शन कौन सा है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इस माइंड में रख लीजिएगा। हमारे साथ एक बार फिर से दोहराइएगा। और मेरा ये वादा है, हम पढ़ाते ही हम मतलब इतने आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई अभी भी एग्ज़ाम नहीं, कल ही परसों में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। हम बहुत ही स्लो में पढ़ाएंगे और पढ़ाते आपको याद हो जाएगा। तो मेरे साथ एक बार फिर से आप लोग दोहराइएगा। जो प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है उसको 6CO2 यानी कि पौधे क्या लेते, देखो ये 6 यहाँ आगे जोड़ना, ठीक है। तो 6CO2 और प्लस 6H2O, सनलाइट C6H12O6 प्लस C वो 6O2, ठीक है दोस्तों। ये इसका रिएक्शन हो गया प्रकाश संश्लेषण का। आइएगा दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। 1 मिनट रुकते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखो हम भले ही डायरेक्ट नोट से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग दिमाग में ये मत सोचना कि पता नहीं ये कैसा लिखा है कैसा नहीं, पेपर में फंसेगा या नहीं फंसेगा। देखो आप लोग मुझ पे विश्वास कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम अपना यूट्यूब चैनल मतलब प्रसिद्ध करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए हम किसी के साथ धोखा करें, नहीं दोस्तों। ये पढ़ाई लिखाई का मामला है दोस्तों। ज़िंदगी का अब सवाल आ जाता है कि बच्चा कितनी मेहनत करता है, और मेहनत के बावजूद तब वो एक एग्ज़ाम, सोचिएगा दोस्तों, एक एग्ज़ाम देने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है। क्या हम आपको गलत लिखाएंगे या गलत पढ़ाएंगे? नहीं दोस्तों, हम आपको वो पढ़ाएंगे, मुझ पे विश्वास कीजिएगा। साइंस की बात कर रहे हैं हम, साइंस ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट की। इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे इसमें कि हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो दोस्तों ये रिएक्शन हो गया है। आइएगा अब हम चलते हैं आगे, ठीक। अब इसी के बारे में आप लोग, जो हमने अभी आपको जो रिएक्शन बताया था प्रकाश संश्लेषण का, अब इसी के बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस जल से, यानी कि H2O, जो जल का फार्मूला H2O होता है, जल से मुक्त होती है। अब हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि ये वाला पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में दोस्तों ये पूछा जाने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो आप लोग याद रख लेना का जो प्रकाश संश्लेषण में जो O2 गैस है वो किससे प्राप्त होती है? जल से। और जल का सूत्र क्या है? H2O, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रिडॉक्स। दोस्तों हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन रहा है। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना, सुनना और फिर अपना नोटबुक में इसे नोट करना। प्लीज़ दोस्तों आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ऐसे मतलब पढ़ते रहोगे आप लोग कितना अच्छे, एक कुछ भी नहीं करना है आपको। ऐसा भी नहीं है कि हम इसमें लिख रहे हैं तो जल्दी जल्दी पीछे छूट जाओगे, नहीं, बिल्कुल एकदम नोट्स आपके पास सामने है और हम समझाते भी जा रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों ये, अगर कोई समझे तो, पढ़ने वाला होगा तो आप वो बिल्कुल समझ जाएगा। इसको रोक के आप वीडियो को और अपने नोट्स बनाइएगा और समझाते हम जा रहे हैं, और बस याद कर लेना और एग्ज़ाम दे के आ जाना। 100% क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग मेरी क्लास को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों देखो, पढ़ाई में मन तो किसी का नहीं लगता है लेकिन लगाया जाता है। पढ़ाई में मन किसी का नहीं लगता है लेकिन लगाया जाता है। और जिस किसी ने अभी पढ़ाई में मन लगा लिया ना दोस्तों, तो आप ऐसा समझो कि जिस किसी ने भी पढ़ाई में मन लगा लिया, अदर चीज़ों से हटा करके समझो वो इंसान बन गया। तुम देखो, कहते नहीं है कि किसी से भी मोहब्बत करोगे ना
तो आपको क्या होगा, वहाँ से एक न एक दिन धोखा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपने अगर अपनी पढ़ाई से, अपनी किताबों से मोहब्बत कर ली ना दोस्तों, तो धोखा नहीं मिलेगा आप लोग को। ये आपका स्तर बहुत ऊंचा उठा देंगी, आपका स्तर बहुत ऊंचा उठा देंगी ये किताबें। इसलिए मोहब्बत करनी है तो अपनी पढ़ाई से, अपनी किताबों से। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये बता दिया हमने कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण और तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है भाई। प्रकाश संश्लेषण एक कैसी है? प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें जल का तो ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण किसका होता है? जल का। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अपचयन, ठीक है, यानी कि रिडक्शन होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ऐसे बनेगा कि प्रकाश संश्लेषण में रिडक्शन किसका होता है, अपचयन किसका होता है, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, और भी दो गैसें और लिख देगा। तो जो अपचयन है प्रकाश संश्लेषण में, रिडक्शन यानी कि अपचयन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो ये पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी भाई एग्ज़ाम दिए होंगे, अलग अलग एग्ज़ाम, तो वो भाई इसको समझ रहे होंगे कि ये पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक, जो सूर्य का प्रकाश, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बता दें कि सूर्य के प्रकाश में भाई इसमें 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7। उन्हीं 7 कलरों को हम आपको आज बताएंगे एकदम बहुत ही अच्छे से। ठीक है दोस्तों, 7 कलरों को। तो सूर्य का प्रकाश यानी कि दृश्य प्रकाश, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। अब ये यहाँ पर हमने हिंदी में विबग्योर लिख दिया है और ये दोस्तों यहाँ पर किस में लिखा है? ये सभी इंग्लिश में लिखा है। ठीक, अब बारी बारी से दोस्तों हम आपको यहाँ पर सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश बताएंगे। और चलो एक बार इसको हम समझाते हैं। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश, इसे हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं, जिसे विबग्योर कहते हैं। ठीक है, इसमें कितने अक्षर हैं? 7 वर्ण हैं। कौन कौन से 7 वर्ण में 7 रंग आएंगे? तो वी से बैगनी, आई से जामुनी, और बी से नीला यानी कि ब्लू, हरा ग्रीन, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। ठीक है दोस्तों, तो मतलब उन्हीं कलरों के नाम का, जो इंग्लिश में कलर बोले जाते हैं, उन्हीं का पहला वर्ड ले लिया गया है और उसी से हमारा शब्द बन गया है विबग्योर। दोस्तों आप लोग विबग्योर को ही याद रखना, क्योंकि ये जो कलर हैं वो तरंग दैर्घ्य के हिसाब से एकदम क्रम से इसमें लगे हुए हैं विबग्योर शब्द में। ठीक है दोस्तों, तो तरंग दैर्घ्य देखो, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? बैगनी रंग की। बैगनी रंग देखो, जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगा दोस्त, अधिक वो सब कम होगी, तो उसकी फोकस दूरी। तो दोस्तों इसमें हमारा जो बैगनी रंग है, इसकी तरंग दैर्घ्य कैसी है? इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। इसलिए आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि जो ब्लू कलर होता है वो बहुत कम दिखाई देता है दूर से। ठीक है, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है वो हमारी लाल कलर की है। किसकी है? लाल कलर की। तो आप लोग समझ जाना, देखो ये एक, इसका मतलब तो आप लोग समझते होंगे। ठीक है, जैसे ए और ये इस तरह से बी। ठीक, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, यानी कि बी है वो ए से बड़ा है। जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है, तो मतलब वो क्वांटिटी में या किसी में भी जैसा पूछे, या उम्र में जैसा भी, तो ये उम्र में मान लो तो ए है वो बी से छोटा है और बी इसमें बड़ा है। यानी कि जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ चोंच होती है इसकी वो छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो वही इसमें देखो बी है और आई की तरफ मुंह खुला है इसका, यानी कि बी से थोड़ी ज़्यादा तरंग दैर्घ्य आई की, आई से फिर बी की
नीले रंग की, फिर बी से नीले रंग से फिर हरे रंग की ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, हरे से पीले, पीले से नारंगी और सबसे ज़्यादा रेड कलर की हमारी तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक, अब आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ये वाला। ठीक, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, जो लाल रंग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। समझ रहे हैं आप लोग? ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों, हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है, क्योंकि पत्तियों का रंग हरा होता है। अब ये देखो, ये पौधे हैं ज़रूर सभी हरे रंग, तो दोस्तों इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है लेकिन बहुत कम होता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो लाल कलर के होते हैं बहुत से पौधे, तो उनमें दोस्तों प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा उन्हीं में होता है। और ये पत्तियों का रंग हरा है, इसमें प्रकाश संश्लेषण बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर ऑप्शन में दोस्तों नोट पॉइंट लिखा है यहाँ पर, अगर ऑप्शन में हरा नहीं होता है तो बैगनी आंसर होगा। क्या बोल रहे हैं? कहने का मतलब ये है बैगनी आंसर, हरा क्या नहीं। अगर क्वेश्चन ये कहे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे कम किस में होती है, हरा, बैगनी, लाल और कोई अदर कोई कलर ले लो, गुलाबी, तो अगर हरा है बैगनी के साथ तो हरा ऑप्शन टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में हरा नहीं है, बैगनी है और 3 कलर कोई और दिए गए होंगे, तो दोस्तों आप लोग बैगनी को टिक करना। मेरा कहने का मतलब ये है नोट पॉइंट में। आइएगा अब नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है, तो ये रासायनिक क्रिया है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक क्रिया है, तो वही इसमें पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे हैं वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, इसीलिए इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये था सुपोषण। ठीक है दोस्तों, हमने आज सुपोषण तक आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब बारी आती है परपोषण की। किसकी? परपोषण की। तो परपोषण की आज हम आपको सिर्फ परिभाषा बता दे रहे हैं और कल इसके बारे में हम आपको समझाएंगे परपोषण के बारे में। तो परपोषण का मतलब क्या होता है, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कुछ जीव जैसे सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, अतः ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी जीव तथा यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसे हम लोग हैं और भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु सभी जीव जंतु ऐसे समझो, कोई भी अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता है, और हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग अपने भोजन के लिए पौधों पर ही तो डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर परपोषण, दूसरों के अधीन हम लोग पौधों पर ही डिपेंड रहते हैं, इसलिए हम लोग कैसे कहलाएंगे? परपोषी। ठीक है, परपोषण कहलाएंगे और हम लोग परपोषी कहलाएंगे, और यह जो क्रिया है वो परपोषण क्रिया कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम आपको बता दें, तो आज हमने आपको ये हमारा क्या सिलेबस रहेगा जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, हमने आपको वो पढ़ाया। और पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, सुपोषण और परपोषण। सुपोषण के बारे में हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बता दिया हमने अच्छे से, और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे विज्ञान को हमने समझा दिया, और परपोषण की हमने आपको परिभाषा बता दी। दोस्तों आज हम अपनी पहली क्लास में, साइंस की पहली क्लास में, जो खास करके लिए हमने रेलवे के लिए ली है, हमने आपको
यहाँ तक पढ़ा दिया और कल की क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास को। दोस्तों, आप लोगों को हमने शुरुआत में एक बात बोली थी कि आप लोग, हमने कमेंट करने के लिए बोला था, फिर हमने कहा अभी मत करो, अभी हम बाद में बताएंगे आपको क्या कमेंट करना है। दोस्तों, आप लोग अब कमेंट कीजिएगा। आपने मेरी पूरी क्लास पढ़ ली है, आप लोग कमेंट ये कीजिएगा कि आपने जितना हमने पढ़ाया क्या आपके वो समझ में आया कि नहीं आया। आपको लग रहा है ये एग्ज़ाम में ये पॉइंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मुझे बताइएगा, ज़रूर बताइएगा मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा आपको। और कोई भी कमी, देखो दोस्तों, ऐसा होता है व्यक्ति को, देखो इंसान से गलती होती है, ठीक है, कोई भी इंसान हो, गलती सभी से होती है, अपनी कमी किसी को दिखाई नहीं देती है, ये बात एकदम सत्य बात है। तो दोस्तों, हम अब मेरे अंदर क्या कमी है, हम मतलब पढ़ाने से संबंधित हमारी क्लास आपको कैसी लगी है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा है, क्या कमी लगी है दोस्तों, क्या कमी लगी है। हम चाहते हैं, हम देखो गलत कमेंट से हम नहीं डरते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मेरी कमियों को बताइएगा और उस कमी को हम सुधार करेंगे। जो जो भी कमी होगी, हालांकि हम अपनी तरफ से तो पूरा एकदम जी जान लगा रहे हैं आप लोगों के लिए कि हम एकदम अच्छा सा मटेरियल दें। और भले देखो समझा तो हम आपको देंगे, लेकिन जिस सामने पॉइंट लिखे हैं अगर आपने ये नहीं पढ़े तो मेरे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग बार बार इनको रिवाइज कीजिएगा और फिर आप लोग एक बार एग्ज़ाम में जाके देखिएगा। जब एग्ज़ाम में बैठोगे दोस्तों तो सब के सब क्वेश्चन आपको पढ़े हुए नज़र क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो वही कमेंट आप लोग प्लीज़ दोस्तों अब कमेंट कीजिएगा, अब कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। ये नोट्स अगर आप लोग चाहेंगे तो हम बोर्ड पे भी इसको लिखा सकते हैं, ठीक है, बोर्ड पे लिखा के आराम से हम आपको वहाँ समझा सकते हैं अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। डायरेक्ट नोट से अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, कैसे हम ऐसे सही रहेगा या फिर हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग जैसा बताएंगे दोस्तों हम आप लोगों के हिसाब से ही चलेंगे। सब कुछ मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इसमें कमी लगी होगी। अगर कोई कमी नहीं है तो वो भी कमेंट बताइएगा। चलो कोई कमी नहीं है, कमी है तो आप लोग उस कमी को ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी इस क्लास को दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।